हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का सिस्टी का चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से समझ आएगा। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास जो है आप देखिए, ठीक है, अपने आसपास देखिए एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। और उन सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है दैट मेक अप योर सराउंडिंग्स, जो आपकी सराउंडिंग्स बनाती हैं, ठीक है, यानी कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, है ना, आपके आसपास का वातावरण बनाती हैं। नाउ क्लासीफाई दैम, और अब उन सभी चीज़ों को आपको क्लासीफाई करना है इनटू दो ग्रुप्स में, क्रिएशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेचर मतलब जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, और दूसरी क्या हो गई भाई, ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें। दीज आर द थिंग्स दैट मेक अप योर एनवायरनमेंट, ये वो चीज़ें हैं जो आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आइए, द टर्म इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। ये जो टर्म है ना इन्वायरमेंट, ये किस शब्द से ली गई है? ये एक फ्रेंच के एक शब्द होता है, इन्वायरनर, ठीक है, उससे ली गई है, और विच मीन्स, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी आपके आसपास का वातावरण या आपका पड़ोस। ठीक है, देयरफॉर इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स और कंडीशंस विद इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी सराउंडिंग, ऐसी कंडीशंस जिसमें कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करता है। आवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। अब हम इन कंपोनेंट्स को 2 ब्रॉड ग्रुप्स में बांट सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल क्या है? जो मतलब नेचुरली बना है। ह्यूमन क्या हो गया? जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो गया? इंक्लूड्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। हम नेचुरल में भी हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ, फिजिकल में क्या होता है भाई हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो लैंड हो गया, अब ये लिविंग तो नहीं है ना, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये लिविंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये भाई फिजिकल इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं या अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कंप्राइजेज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कौन से हो गए? जिसमें कि जान होती है, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन द माइक्रोबायोलॉजिकल, जो माइक्रोबियल, नॉट माइक्रोबायोलॉजिकल, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, जितने छोटे छोटे, जो बहुत ही छोटे होते हैं, कह सकते हैं कि जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये भी सब इन्वायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना भाई? ह्यूमन बींग्स से। देयर क्रिएशंस, ठीक है, जो हमने बनाया, इंसानों ने बनाया, देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ से, एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच दे लिव। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच दे लिव, मतलब जिसमें वो रहते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आ जाता है? ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रोड आ जाती है, तो ह्यूमन मेड ही तो है, रोड कोई नेचुरली नहीं होती है, रोड बनानी ही पड़ती है। ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है, इंसान बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस मतलब कोई भी काम धंधा, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ लगाना हो गया, इंडस्ट्री हो गई, एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हम फैमिली बनाते हैं, इंसान मिलजुल कर, कम्युनिटी बनाते हैं मिलजुल कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, वर्क प्लेस बनाते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस बनाते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आते हैं इंटरैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हम इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल और बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसका इंटरैक्शन कैसे होता है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। जो फिजिकल हैं और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स हैं ये इंटर रिलेटेड है, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है कि आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, नहीं, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। तो देयर इज़ कांस्टेंट इंटरैक्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चे लगातार। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में आपस में लगातार क्या होता है? इंटरैक्शन होता रहता है बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स होते हैं ना, गो थ्रू अ नंबर ऑफ चेंजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड एनी चेंज इन वन इज़ बाउंड टू अफेक्ट द अदर। भाई अगर एक चीज़ में फिजिकल में चेंज होगा तो दूसरे में भी मतलब फ़र्क पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इतना संबंधित है कि एक में बदलाव आएगा तो दूसरे पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स। तो चलो समझ लेते हैं भाई, थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं इनके इंटर रिलेशनशिप को, आपस के, इन दोनों कंपोनेंट्स के ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट की तो क्या, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल,
ठीक है। तो द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन्स इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम सन। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो अपनी एनर्जी मोटा माटी कहाँ से लेता है भाई? सूरज से लेता है। चेंजेस इन वाटर, एयर, वाटर एंड इवन लैंडफॉर्म फीचर्स अकर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द सोलर एनर्जी। ठीक है। तो जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, लैंडफॉर्म्स में हो, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी वजह से होते हैं? सूरज से आने वाली एनर्जी की वजह से चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस इन टर्न क्या होता है? बदले में अफेक्ट करते हैं द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को। ठीक है। अब द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं ऑन द अबायोटिक एलिमेंट्स पर। बायोटिक अबायोटिक पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। देखो, बायोटिक जिनमें जान होती है, अबायोटिक जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, लैंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम लैंड। अब जितने भी प्लांट्स हैं वो लैंड से फूड जो है ऑब्टेन करते हैं। वाटर, एयर एंड सनलाइट। ठीक है। क्या करते हैं? ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर, एयर और सनलाइट। ठीक है। इन्हीं से मिला के पूरा खाना बनता है इनका। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको भी अपना खाना मिलता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। किससे मिलता है भाई? प्लांट से मिलता है, कोई डाउट नहीं है। द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट्स द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो बायोटिक एलिमेंट होते हैं वो प्रभाव डालता है फिजिकल एलिमेंट्स पर, इन्वायरमेंट पर, इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से फिजिकल इन्वायरमेंट पे बहुत तरीके से फर्क डालता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स रिलीज क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कहाँ करते हैं? इन द एयर। एंड जो बोरिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे जो डिगअप करते हैं ना अपना, जैसे कि खरगोश हो गया, चूहा हो गया, वो अपना गड्ढा खोदते हैं, अपना घर बनाते हैं इन द सॉइल एंड मेक इट्स लूज, उसको लूज बना देते हैं। ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ से, जैसे कि एग्रीकल्चर से, कटिंग ऑफ ट्रीज से, माइनिंग से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से, बिल्डिंग से, ऑल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस। वो भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब इनकी वजह से, जैसे कि भी इंसान जो एग्रीकल्चर करेगा, कटिंग करेगा ट्रीज़ की, या माइनिंग करेगा, या कंस्ट्रक्शन करेगा रोड्स की, बिल्डिंग्स बनाएगा, इससे क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन द फिजिकल एनवायरनमेंट में। ये याद कर लो, ये ज़रूर आएगा। 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। अब नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं भाई, तो लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डोमेन्स, और या फिर इनको रिम्स ऑफ आवर अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि क्षेत्र, हमारे अर्थ के क्षेत्र। 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब लेथोस्फीयर की बात करो तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ को हम लेथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया ऑल वाटर बॉडीज, मतलब जिसमें पानी होता है, जैसे कि नदी होगी, आपके पॉन्ड्स हो गए, झीलें हो गई। ठीक है। एटमॉस्फेयर द एयर अराउंड अस। तो एटमॉस्फेयर किसे को बोलते हैं? जो हमारे आसपास से हवा होती है ना, उसको ही हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब लेथोस्फीयर क्या होता है? द लेथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक में, इसके अंदर रॉक मटेरियल्स होते हैं, इसमें सॉइल होती है। इट इज़ नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। एक एक लाइन याद कर लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज द ओशन बेसन। ठीक है। About 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लेथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वाटर। 71% जो है लेथोस्फीयर का हिस्सा जो है वो पानी से कवर होता है, और जो रिमेनिंग 29% होता है ना ऑक्यूपाइड बाय लैंड, उस पर लैंड बनी हुई है। सोचो कि 71% कैसे हो गया? पूरे ओशंस हो गए, नदियाँ हो गई, मतलब ये सब जगह पानी रहता है। बाकी लैंड कितना रह गया भाई? हमारा 29% रह गया। वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज मतलब टेबल लैंड, इस तरह की। जैसे कि आप चल रहे हो तो एक ऊंचाई आएगी, फिर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर, यहाँ से ऊंचाई आएगी। पहले आप नीचे नीचे चल रहे हो, फिर ऊपर चले, फिर यहाँ पर एक प्लेन लैंड आएगा टेबल की तरह, फिर नीचे उतर जाना। तो ये जगहें, इस तरह के पठार जिसे हम बोलते हैं प्लेट्यूज कहलाते हैं। एंड प्लेन्स एंड ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है भाई? लेथोस्फीयर में पाई जाती है। यानी कि लैंड वाली चीज़ें कहाँ पाई जाती है? हमारे लेथोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं हम आगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लेथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विद द लैंड सरफेस। लेथोस्फीयर क्या प्रोवाइड कराता है हमें? लैंड सरफेस, है ना। लेथोस्फीयर पे क्या होती है? लैंड होती है जिसपे हम रहते हैं, विच कैन बी पुट टू वेराइटी ऑफ यूजेस। अब लैंड पे हम जो हैं क्या कर सकते हैं भाई? बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, द सॉइल दैट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ लेथोस्फीयर। जो मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए काम आती है, खेती के लिए काम आती है, वो कहाँ होती है भाई? लेथोस्फीयर में होती है। द वेराइटी ऑफ रॉक्स, मिनरल्स दैट मेक अप द लेथोस्फीयर आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, है ना।
है, ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर यानी पानी गैस, इसे समझ लो। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ वाटर है। ऑल द वाटर बॉडीज जैसे कि ओशंस हो गए, सीज हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, टुगेदर मेकअप द हाइड्रोस्फीयर, सब मिला के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। इट इंक्लूड्स द आइस शीट यानी कि जो बर्फ़ की जो शीट्स होती हैं इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन्स। अब आपको पता है कि जो हमारी ये मतलब अर्थ है, यहाँ पर पोलर रीजन्स हैं, यहाँ पर पोलर रीजन्स हैं, तो यहाँ क्या होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ठीक है, तो बहुत बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं ये पोलर रीजन्स। तो यहाँ पर क्या होती हैं, आइस शीट्स होती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, हमें पता है कि धरती के नीचे भी पानी है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है और वाटर वेपर भी होता है। तो सब कहाँ होता है, इन एयर, हवा में। मतलब वाटर वेपर कहाँ होती है बच्चे, भाप कहाँ होती है, हवा में होती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो, वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, ठीक है, पानी के बिना तो आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो वाटर सपोर्ट्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी अदर वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज में बहुत यूजफुल होता है। फ्रेश अगर हम बात करते हैं, फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूजेस इट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जीने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी चाहिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस यानी कि इंडस्ट्री में भी तो पानी चाहिए होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी जगह तो ज़रूरत है, इसके अलावा बोल रहे हैं वो कि जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे कि नदियों में आप देखते हो ना, बोट्स वगैरह चलती हैं, शिप्स वगैरह चलते हैं ओशंस वगैरह में, ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। ओशंस सपोर्ट करता है मैरिन लाइफ को। अब मैरिन लाइफ का मतलब क्या हो गया, मछलियों का जीवन हो गया, आपका एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, जितने भी अदर एक्वाटिक पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, है ना, तो ओशन उन्हें सपोर्ट करता है और प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें फूड भी मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑल्सो सर्व्स एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, मतलब कोस्टल एरियाज़ का जो मॉडरेट सा क्लाइमेट होता है, और वो क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रूट का भी काम करते हैं। क्या, ओशंस जो होते हैं, ठीक है, ओशंस जो होते हैं भाई, यहाँ से एक ये ओशन है, तो यहाँ से एक देश और दूसरे देश तक आते जाते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझाया जा रहा है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, द अर्थ विच सराउंड्स द अर्थ, द एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो एयर अर्थ को घेर लेती है पूरा, वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, है ना, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, खिंचाव होता है, होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ठीक है, तो उसको पूरा पकड़ के रखता है। एयर इज़ अ मिक्सचर, व्हाट इज एयर आ जाता है, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, प्लस गैसेस के अलावा इसके अंदर होता है वाटर वेपर, यानी कि हवा में बर्फ जो भाप होती है ना, वो भी होती है, एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट गैस फाउंड इन एयर। अब अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है एयर में, तो वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है हवा में, कंसिस्टिंग 78% ऑफ इट, मतलब 78% जो है हवा में नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट्स 21%, यानी कि ऑक्सीजन कितनी होती है भाई, 21% होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। द रिमेनिंग यानी कि बचा कुछ क्या होता है, 1% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाई एंड अदर गैसेस, मतलब 1% क्या रहता है, बनी होती है हवा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस से, जैसे कि हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन। इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई क्या है, द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फियर्स लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, सनशाइन हो गई, मेकअप द वेदर ऑफ अ प्लेस, यानी कि वेदर बनाती हैं उस जगह का, ठीक है। एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, उसका टेम्परेचर कैसा है, हवा का प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कहीं पर सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है, यानी अगर कहीं पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो बहुत गर्मी होगी, टेढ़ी पड़ेंगी तो क्या होगा, थोड़ी कम गर्मी रहेगी वहाँ पर, है ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं, तो वो वेदर बनाता है उस जगह का। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर यूज़फुल टू अस, गैसेस जो होती हैं एटमॉस्फेयर की वो बहुत तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होती है। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो मिट्टी की फर्टिलिटी यानी कि उसकी जो वो कह सकते हैं कि ना उपजाऊपन है उसको बचा के रखती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्या होगा, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहेगी। ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट लिविंग बींग्स ब्रीथ इन, अब ऑक्सीजन गैस क्यों चाहिए भाई, वो तो लिविंग बींग्स को सांस लेने के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है,
हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है भाई, फूड बनता है, किसका, पेड़ों का फूड बनता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, ये अर्थ को वार्म भी रखती है, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट जो कि रेडिएटेड होती है फ्रॉम इट सरफेस, उसके सरफेस से जो हीट निकलती है ना उसको एब्जॉर्ब करती जाती है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस ऑफ द सन। ओजोन जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो हमें क्या करती है, हमें बचाती है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस से। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, कंडेंसेस इन द, कंडेंसेस यानी कि जम जाती हैं, एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का कारण बनती है। होता है ना, अब देखो वहाँ बन के पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वाटर वेपर बन के जा रहा है, ऊपर कंडेंस हो जाएगा यानी कि जम जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, बादलों से बारिश बन के वो नीचे आ जाएगा जब भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट, एक ऐसी नैरो जोन जहाँ पर कि लैंड वाटर एयर सब एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। हम उसको कहते हैं ये हमारा बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चे बायोस्फीयर की, कि बायोस्फीयर प्रोवाइड्स द अर्थ विद लाइफ, बायोस्फीयर में ही तो लाइफ है, एज इट इज़ द ओनली डोमेन वेयर लिविंग बींग एग्जिस्ट। बायोस्फीयर ही एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर लिविंग बींग रह सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बायोस्फीयर का ही पार्ट कहलाते हैं। द ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हम कहते हैं कि भाई अर्थ पे इतनी ग्रेट वेराइटी है ना, अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े जानवर इंसान सब रहते हैं, तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, ठीक है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, तो जो कॉम्पोनेंट्स हैं बायोस्फीयर के दो मेजर ग्रुप्स में बांटे गए हैं, द प्लांट किंगडम और दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम। दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, और बायोस्फीयर पर सर्वाइवल के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एंड इन टर्न डिपेंड ऑन दी बायोस्फीयर और फॉर सर्वाइवल, ठीक है, तो बायोस्फीयर पर भी अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम की बात करो, इकोसिस्टम इज डिस्टिंक्ट जोन इन द बायोस्फीयर, तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट जोन है बायोस्फीयर की, दैट एट्स ओन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसका अपना ही फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। इट मे बी एज लार्ज एज एन ओशियन और फॉरेस्ट और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड और फील्ड, इतना बड़ा हो सकता है जितना बड़ा समुद्र होता है या जितना बड़ा जंगल होता है, इतना छोटा भी हो सकता है जितना बड़ा छोटा सा तालाब या फिर एक मैदान होता है। ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इकोसिस्टम हैं ये किससे बनते हैं, फॉर्म होते हैं इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। In every ecosystem there is a perfect balance of इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए, इसका मतलब होता है संतुलन, बैलेंस बनाए रखना एनर्जी का, है ना। एंड द मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस, इसको इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। अब बात करो ह्यूमन एनवायरनमेंट की, ह्यूमन बींग्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बायोस्फीयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन्स आर दी ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव कॉन्शियसली ऑल्टर्ड, यानी जिन्होंने कॉन्शियसली मतलब जान पूछ के चेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को टू सूट देयर नीड्स, है ना। हम ही तो अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को बदल लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे भाई, लिव्ड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो तो ऐसे गुफाओं में जंगलों में कहीं पे भी रहा करते थे, एंड अडेप्ट ढाल लेते थे अपने आप को देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के हिसाब से। विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीता, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज, तो ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई। इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन्स हैव मॉडिफाइड, इंसानों ने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया देयर नेचुरल इन्वायरमेंट का, नेचुरल इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ विदाउट रियलाइजिंग देयर एडवर्स इफेक्ट, ये जाने बिना कि भाई इसका क्या खराब प्रभाव पड़ेगा। फार्मिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, लिम्बरिंग, देखो
लंबर्निंग मतलब होता है, लिम्बर्निंग मतलब होता है लकड़ी को काटने का काम, ठीक है। ये वाली इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शंस, ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड हैव अफेक्टेड अवर नेचुरल इन्वायरमेंट, सब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड, इसका रिजल्ट ये होता है इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इससे क्या होता है, हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसके अंदर उस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट का डिग्रेड होना, मतलब उसका ख़राब होना, हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट अबाउट प्राइमरली बाई ह्यूमन इंटरफ्रेंस। भाई ह्यूमन बींग जो है बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं ना, है ना, अपने मतलब के लिए पेड़ काट देते हैं हम लोग, अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं इस तरीके से, है ना, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। बी सेंसिटिव, देयरफॉर वी नीड टू बी सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो हमें मतलब इन्वायरमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयर रखना चाहिए अपने आप को, एंड टेक केयर करनी चाहिए कि हमें डिस्ट्रॉय ना करें, हम टू डिस्ट्रॉय अवर इन्वायरमेंट बाय फर्दर, है ना, तो हमें उनको आगे ख़राब नहीं होने देना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये क्या दे रखा है, ये कुछ नहीं दे रखा है, ये आपको दे रखा है यूज़ द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज शोन इन द पिक्चर, बता कौन सा कॉम्पोनेंट शो कर रखा है। तो चलो ये तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ रिकैप दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा, और ये पैक एक्सरसाइज है। जिनके पास बुक नहीं है वो चाहिए तो पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।